नमल योर ऑनर। वो हल्का सा मुस्कुराया और आगे को हुआ, आंखें उनकी आंखों में डाले। उसने बात का आगाज़ किया। आपने वल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की। चंद लम्हों के लिए तो मैं कन्विंस भी हो गया, लेकिन मसला ये है कि मैं हूँ 21वीं सदी का पाकिस्तानी नौजवान। आप में और मुझ में फ़र्क है। आपके ज़माने की यूथ ने इस मुल्क को लूट खाया था। हमारी यूथ वैसी नहीं है, इसलिए अब मेरी बात तहम्मुल से सुनें और समझें। और मैं चाहता हूँ कि आप ये आगे जाकर अपने तमाम जजेस को भी बता दें, और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए किसी लफ्ज़ पे तौहीन अदालत लागू नहीं होती। अब वो वक्त आ गया है जब जजेस को तौहीन अदालत के पीछे छुपने की बजाय अपने ऊपर होने वाली तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। आप कहते हैं बार सबूत मेरे ऊपर था, ठीक, मगर मैं सबूत लाया था, मैं गवाह लाया था। जानते हैं सबसे बड़ा गवाह कौन था? मैं था। मैं सादी यूसुफ सबसे बड़ा गवाह था। डॉक्टर सारा अगर नफसियाती मरीज़ थी तो इतने बड़े ओहदे पे कैसे काम कर रही थी? फिर भी अगर वो क्रेडिबल नहीं थी तो मैं तो था ना। मेरी गवाही का क्या हुआ सर? मुझ पे तो वो कत्ल साबित भी नहीं हुए थे, मुझ पे दहशतगर्दी साबित भी नहीं हुई थी। हाशिम ने तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाए, उसने कोई सबूत तो नहीं दिया मेरे खिलाफ। उसके गवाह भी क्रेडिबल नहीं थे, फिर मैं कैसे डिस्क्रेडिट हो गया सर? आपकी जगह अगर ये केस किसी अमरीकी या मगरबी अदालत में लड़ा जाता तो मेरी गवाही पे फैसला हो जाता था, लेकिन मेरे मुल्क के जजेस जो सबूत से कहते हैं कि खुद को साबित करो। क्या ये जजेस बचे हैं? क्या इस मुल्क में अंधे कानून, बहरे जज और गूंगे मुलजिमों का ही राज रहेगा? अंधा कानून जो देख नहीं सकता कि कौन क्रेडिबल है और कौन नहीं, बहरा जज जो मुद्दई की बात नहीं सुनता, और मुलजिम जो अपना खामोशी का हक इंजॉय करते हुए गूंगा बना रहता है। योर ऑनर, आप बेशक एक ईमानदार जज हैं, लेकिन सारा मसला यही है कि मेरे मुल्क को ईमानदार जजेस की नहीं, बहादुर जजेस की ज़रूरत है। जजेस कानून नहीं बनाते, ठीक, कानून सियासतदान बनाते हैं, ठीक, मगर जजेस प्रेसिडेंट्स तो सेट कर सकते हैं ना। जजेस के फैसले कानून बन जाते हैं। अगर इस मुल्क को बहादुर जज मिल जाएं और वो फैसले करने पे आ जाएं तो इन्हीं फैसलों की बुनियाद पे कमज़ोर सबूत के बावजूद आइंदा फैसले दुरुस्त दिए जाएंगे। हमारे मुल्क में ईमानदार जजेस बहुत ज़्यादा, मगर बहादुर जजेस बहुत कम हैं सर। मुझे आज ये कह लेने दीजिए योर ऑनर, बहुत अदब से, कि जजेस का काम बेंच पे बैठकर घमंड जाहिर करना या मज़ाहिया रिमार्क्स देकर हेडलाइंस बनाना नहीं होता। ये एंकर्स और सियासतदानों का काम होता है। आपका काम है आखिर में दुरुस्त फैसला करना, इंसाफ नहीं करना बल्कि अदल करना। अदल और इंसाफ में फ़र्क होता है योर ऑनर। इंसाफ कहा जाता है कि दो लोग हों और रोटियां तीन हों तो दोनों को डेढ़ डेढ़ दे देनी चाहिए, मगर अदल कहता है कि दोनों आदमियों पर गौर करो, जो कई दिन से भूखा है उसको दो रोटियां दो, और जो पहले से ही सैर है उसको एक दो। इंसाफ कहता है चोरी करने वाले का हाथ काटो, मगर अदल कहता है जो कानून रोटी नहीं दे सकता वो हाथ भी नहीं काट सकता। इंसाफ कहता है सादी यूसुफ कातिल है, अदल कहता है सादी यूसुफ को इस रास्ते पे ना चलना पड़ता अगर कानून फारिस काजी को 4 साल तक लटका कर ना रखता। हमें मुनसिफ जज नहीं चाहिए, हमें आदिल जजेस चाहिए। अगर हारून उबैद जैसे सियासतदान, हाशिम जैसे वकील और जवाहिरात कारदार जैसे कारोबारी लोग करप्ट हैं तो आप जजेस उनसे ज़्यादा करप्ट हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी दोहरी थी। आप कहते हैं सर मुलजिम को शक का फ़ायदा दिया जाता है, दुरुस्त, मगर यही फ़ायदा गरीब मुलजिम को क्यों नहीं दिया जाता? अमीर मुलजिम की ज़मानत क्यों मंजूर हो जाती है? फारिस गाजी की 4 साल तक क्यों नहीं मंजूर हुई थी? आपने जो फैसला दिया बिल्कुल कानून के मुताबिक दिया, मैं मानता हूँ, मगर ये इंसाफ क्या आप जजेस कानून के लिए करते हैं या इसलिए कि टीवी पे एंकर्स नुक्ते न उठाएं? सर मैं अब 18 साल का था जब जजेस की बहाली की तहरीक चली थी। मैं तब इंग्लैंड नहीं गया था और जितना हो सका मैं इस तहरीक में शामिल रहा था। मुझे आज भी अपने किरदार पे फ़ख्र है, क्योंकि हमने अदलिया के लिए तहरीक चलाई थी। ये अलग बात है कि साबिक चीफ जस्टिस अपने अलग एजेंडे पे चल पड़े, लेकिन आज मुझे ये कह लेने दीजिए कि अदलिया तो आज़ाद नहीं हुई, मगर दो चीज़ें दी हमें इस तहरीक ने, दो बाक़ियात उसने उंगलियों की वी बनाकर दिखाई, मुतकब्बर जजेस और मुतशद्दिद वकला।
स्टडी में ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने से भी आवाज़ पैदा होने का अंदेशा था। जज साहब संजीदा चेहरे से उसे देखे गए। वो विक्ट्री की वी दिखाकर कह रहा था, मुतकब्बिर और मुतशद्दिद, ये बना दिया है इस तहरीक ने आप जजों और वकीलों को। आप लोग तो जानते हैं कि इस मुल्क में सबूत और गवाह कैसे गायब करा दिए जाते हैं। फिर क्यों आपकी नाक पे मुमकिन सबूत नहीं टिकते? क्यों नामुमकिन सबूत मांगते हैं आप मुलज़िमों को सज़ा देने के लिए? जैसा आपने गहरी सांस ली और ठंडे अंदाज में कहा, तुम अगर जज होते तो कानूनी पेचीदगियाँ और बारीकियाँ ज़्यादा बेहतर समझ सकते। मैं मजबूर था। अगर मेरी जगह आपका बेटा होता और वो अपने जुल्म की दास्तान सुनाता और अपने ज़ख्म दिखाता, क्या तब भी आप इसको क्रेडिबल गवाह तस्वुर न करते? और वो कितनी देर कुछ बोल ना सके, लब खोले फिर बंद किए। सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। सादी ने एक आखिरी मलामती नज़र उन पर डाली। दो अल्फाज बोले, मुतकब्बर जजेस और मुतशद्दिद वकला। ये अल्फाज आप सब जजेस और वकला को याद रखने चाहिए। जब वो कार में आकर बैठा तो चंद लम्हे गहरे सांस लेकर खुद को ठंडा किया। जज साहब को इतना सब सुना कर भी एक सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पाया था। आखिर फ़ायदा क्या हुआ इस सब का, इतनी जहद का, इतनी ख़वारी अदालतों के धक्के के बाद हार जाने का? शायद ये सब वाकई बेकार था। जैसे फारिस कहता था। उसने फ़ोन उठाया और एयरप्लेन मोड हटाया, जो उसने आतन लगा दिया था कि कोई डिस्टर्ब न करे। फ़ोन की जान वापस आई तो फ़ौरन चीखने लगा, जी सुमर। उसने आवाज़ को हमवार करके फ़ोन कान से लगाया। ओह शुक्र सादी, तुम। वो पहले खुशी और ढाल से अंदाज में बोली, फिर आवाज़ में गुस्सा दराया। तुम क्यों जा रहे हो उधर? फ़ौरन वापस आ जाओ। किधर गया था मैं? वो हैरत से बोला, तुम हाशिम की पार्टी में जा रहे हो ना? झूठ मत बोलना मुझसे। फ़ौरन वापस आओ। मैं उधर नहीं गया। आवाज़ धीमी हुई। मैं जज साहब से मिलने गया था, मगर वापस आ रहा हूँ। हाशिम की तरफ जाकर क्या करना है मैंने? इधर जुमर ने फ़ोन बंद किया तो सब खुशी और फिक्रमंदी के मिले जुले तासुरात से उसे देख रहे थे। वो ठीक है, वापस आ रहा है। वो थक कर सोफे पे बैठ गई। शुक्र। लाउंज में खुशी की लहर दौड़ गई। वो अभी ठीक से पुरस्कून भी ना हुई थी कि जब फारिस को कॉल करो, उसे कहो कि वो वापस आए। बड़े अब्बा की आवाज़ ने उसके कानों में सूर फूंका। वो करंट खाकर सीधे हुई और जल्दी जल्दी नंबर मिलाया। कुछ पता चला? वो ड्राइव कर रहा था। वो आ रहा है। मेरी डायरी से जज साहब का पता लेकर गया था। तुम वापस आ जाओ। अच्छा। वो अब कार रोक चुका था और बाहर देखते हुए कह रहा था। कारदार्स कॉटेज सामने था। फारिस, तुम फ़ौरन वापस आओ। हाशिम से कुछ उम्मीद नहीं। वो परेशानी से बोली, मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया और उसे साइलेंट करके जेब में डाल दिया। चंद लम्हे स्टीयरिंग को देखता रहा। वापस जाए या निगाहें दूर नजर आते गेट और मेहमानों की गाड़ियों की तरफ उठाई। आखिर वो करना क्या चाहता है? डॉक्टर माया की तस्वीर पोस्ट करने का मकसद सदी को मदऊ करना था। वो उमूमन हाशिम के प्लान देर से समझा करता था, आज जल्दी समझ गया था। तो क्या वो वापस मुड़ जाए? एक फ़ैसला करके वो बाहर निकला। बालाई मंजिल पर खड़े रईस ने कोट की आस्तीन चेहरे के करीब ले जाकर कहा, सर फारिस आया है। अंदर मेहमानों के दरमियान खड़े हाशिम ने कान में लगा आला दबाया। खैर एक ही बात है, शादी नहीं तो फारिस सही, उसे अंदर आने दो। रॉजर बॉस। वो मुस्कुराया। गेट पे मुस्तैद खड़े गार्ड्स गैर मामूली तौर पे किसी दावतनामा चेक किए बगैर जो आ रहा था उसको अंदर जाने दे रहे थे। उसे भी किसी ने नहीं रोका। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर आई। सो हाशिम चाहता है कि मैं अंदर आऊँ। इंटरेस्टिंग। इतने लोगों के सामने गोली तो नहीं मार सकते ये मुझे। क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ दिलचस्पी थी, कुछ तजस्सुस था। वो उसी तरह चलता पथरीली रूज पे आगे बढ़ता गया, आंखें सुकेड़कर सारी इतराफ का जायज़ा भी ले रहा था। सब्ज़दार खाली था। अंदर शीशे और लकड़ी के कॉटेज में मेहमान ही मेहमान भरे थे। आखिर क्या होने जा रहा है पार्टी में? अचंभा सा अचंभा था। वो कॉटेज के शीशे के दरवाजे के बाहर आ खड़ा हुआ। अंदर नहीं गया। अंधेरा फैल रहा था, जिसके बायस चमकता हुआ लाउंज साफ नजर आ रहा था। जा बजा लोग टोलियों की सूरत खड़े थे। वेटर्स ट्रे उठाए सर्व कर रहे थे। तभी हाशिम बरामदे की सीढ़ियाँ उतर के बाहर आता दिखाई दिया। उसे देखकर भी मुस्कुराहट चेहरे से जुदा नहीं हुई। तुम कैसे आए? हल्के से तन से फारिस के करीब आकर बोला। मैं डॉक्टर माया को ढूंढने आया हूँ।
तुमने ही खुल्लम खुल्ला दावतनामा दिया था ना कज़न। वो भी हल्का सा मुस्कुराया। हाशिम आगे बढ़ गया, उसका कंधा थपथपाया, कान के करीब जाकर हैप्पी सर्चिंग बोला और वापस मुड़ गया। फारिस ने निगाह उठाकर ऊपर फिजा में उड़ते ड्रोन कैमरे को देखा, जो किसी बड़ी मकड़ी की तरह उसके आसपास चक्कर काट रहा था। दूर एक सिक्योरिटी का नौजवान ड्रोन का रिमोट उठाए हुए था। वो भी फारिस को देख रहा था। निगाहें मिलने पे दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गया। ये मेरी फिल्म बनाकर मुझे फिर से फ्रेम करने जा रहा है। गुड। वो हल्का सा महफूज हुआ और अंदर दाखिल हो गया। आंखें मुतल्लाशी अंदाज में इधर उधर देख रही थी। खुशबाश मेहमान, मसनूई कहके, खूबसूरत सजावट, बारबेक्यू की खुशबू, सब नॉर्मल था। व्हाट इज सरप्राइज। शनासा आवाज़ पे वो पलटा, फिर मुंजमद हो गया। डॉक्टर अमन मुस्कुराकर उसे देख रही थी। उंगली का हीरा हमेशा की तरह दमक रहा था। आप इधर? वो हैरत छुपा ना सका। बिलाखिर हाशिम करदार ने वफादारी का सिला देने के लिए हमें बुला ही लिया। तुम भी यहाँ होगे, उम्मीद नहीं थी। इंजॉय दी पार्टी, जताकर कहते हुए उसने जाते जाते उसकी कोहनी को हल्का सा छुआ। नुकीली अंगूठी उसे चुभी थी और उसकी चुभन ने उसके दिमाग की सारी किरें खोल दी थी। सहरज़दा सी कैफियत में उसने चेहरा मशरिक मगरिब शुमाल गरूब सब नॉर्मल था, सिवाय मेहमानों के। उनमें शनासा चेहरे भी थे, बहुत से शनासा। वो इलियास फातमी था, जो कोने में खड़ा काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा था और सर हिलाते हुए किसी मेहमान से बात कर रहा था। वो नियाज बेग था, जो एक तरफ खड़ा मशरूब पी रहा था। वो जमानत पे रिहा हो चुका था। डॉक्टर अहमद और उसका शोहर सेक्रेटरी हलीमा, प्रोसिक्यूटर बसीरत, जिसकी वकालत ने 4 साल फारिस को जेल से नहीं निकलने दिया था। वो मज़ीद घूमा। जस्टिस सिकंदर, चंद पुलिस अफसरान जिनका सादगी गुमशुदगी से ताल्लुक़ रहा था, डॉक्टर आफ्ताब, पोस्टमार्टम का माहिर कर्नल खावर, उसका बेटा जो बुझा बुझा सा बाप की व्हील चेयर के साथ खड़ा था। जिंदगी और फारिस की दी गई सज़ाओं के बाद भी वो जिंदा सलामत खड़े थे, उजड़े उजड़े मगर जिंदा थे। उनके अलावा चंद मेहमान और भी थे, मगर ये शनासा चेहरे, वो सन्नाटे में रह गया। वो वाकई विक्ट्री पार्टी थी। वो इनको अपने मददगारों को इकट्ठा करके इनाम से नवाजना चाहता था, मगर वो फारिस को इनके दरमियान घूमने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी छठी और सातवीं आठवीं सब हिस्सों ने सुर्ख पत्ती दिखाना शुरू की। यहाँ माया नहीं थी, अगर हो भी तो उसको ढूंढना बेसूद था। उसे यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। वो आगे बढ़ा। दाखिली दरवाज़ा लाउंज के वो दूर आखिरी किनारे पे था। वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। रास्ते में बहुत लोग थे। घुटन, फंस जाने का एहसास कनखियों से नजर आया। एक वेटर बारबी क्योंकि ट्रे उठाए मखसूस लोगों के पास जा रहा था। उनके कान में कुछ कहता और वो सर हिलाकर एक तरफ चले जाते। ये मखसूस लोग वही शनासा मुजरिम थे। फारिस आगे बढ़ता गया। डॉक्टर रेमन उसे ही देख रही थी। तभी वेटर उधर आ टपका और सरगोशी की। कारदार साहब बुला रहे हैं। अमन ने जख्मी सा मुस्कुराकर सर हिलाया और वेटर की मैयत में एक तरफ बढ़ गई। वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता गया। दरवाज़ा करीब था। उसने झपट कर खोला और बाहर निकल गया। गोया सांस में सांस आई। बाहर तारीकी थी। वो कॉटेज की खिड़कियों के साथ आगे बढ़ता गया। लाउंज गुजर गया तो वो किचन की खिड़की पे रुका। किचन रोशन था। फारिस ने चेहरा झुका कर झांका। वहाँ बड़े बड़े क्रेट पड़े थे और उनमें गैर मुल्की अल्कोहल की बोतलें रखी थीं। उनके मुंह खुले थे और सर पे खड़ा एक गार्ड बार बार घड़ी देख रहा था और दूसरा बोतलों के गिर्द डोरी लपेट रहा था। एक गार्ड की नज़र फारिस पे पड़ी, मगर उसने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। सर झुकाकर काम करता रहा। फारिस की आंखें कुछ किचन की दीवार तक उठी थीं। वहाँ एक दरवाज़ा था जो आगे एक और कमरे में खुलता था। वो कॉटेज की दीवार के साथ आगे बढ़ता गया। अब अगला कमरा नजर आया। ऊंची शीशे की खिड़कियों से सारा कमरा रोशन नजर आता था। वहाँ हाशिम और तमाम शनासा चेहरे इकट्ठे किए हुए थे और मुस्कुरा कर उनसे कह रहा था। शीशे साउंड प्रूफ थे। वो आवाज़ें नहीं सुन सकता था, मगर जिस तरह वो फाइल्स उनमें तकसीम कर रहा था, जिस तरह उनके चेहरे दमकने लगे थे, वो समझ सकता था कि ये उन सब की हाउसिंग स्कीम की फाइल्स हैं। प्लॉट्स, घर, वो तोहफे बांट रहा था। कमरे का एक दरवाज़ा लाउंज को जाती गैलरी में खुलता था और दूसरा किचन में। हाशिम का फ़ोन बजा तो वो उसे निकाल कर देखने लगा, फिर मुस्कुराकर मेहमानों से माजरत की और किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर उसे अबूर करके किचन में चला गया। फारिस अचंभे से वापस आया और किचन की खिड़की के सामने ठहरा।
हाशिम अब वहाँ अपने दोनों गार्ड से कुछ कह रहा था। वो सर हिलाकर किचन से लाउंज की तरफ बाहर चले गए। अब वो किचन में तन्हा खड़ा था। उसने लाइटर उठाया और अंगूठे से दबाकर शोला जलाया। फिर वो खिड़की की तरफ घूमा, बाहर खड़े फारिस को देखा और मुस्कुराया। फिर उसी तरह मुस्कुराते हुए लाइटर डोरी के करीब लेकर गया। फारिस का सांस थम गया, दिल रुक गया। हाशिम ने डोरी को आंच दिखाई तो उसने शोला पकड़ लिया और वो शोला डोरी को खाते बोतलों की तरफ दौड़ने लगा। उसकी आंखों में देखते हाशिम ने एक उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। यू डिड दिस। आवाज़ ना सुनाई देती थी मगर हिलते लब बता रहे थे कि वो क्या कह रहा है। फिर उसने लाइटर जेब में डाला और लाउंज में खुलते दरवाजे से बाहर निकल गया। बस लम्हे भर का अमल था और सारा खेल उसकी समझ में आ गया। वो तकसीम इनामात नहीं थे, वो कवर अप था। वो तमाम गवाहों को एक कमरे में जमा करके उनको आग लगाकर मारना चाहता था। किचन के दरवाजे बंद थे। अल्कोहल की बोतलें बारी बारी आग पकड़ रही थी। अल्कोहल मिट्टी के तेल की तरह जल जाती है। किचन के ऊपर वेंट था जो शनासा मुजरिमों के कमरे में खुलता था, जहाँ वो हाशिम का इंतज़ार कर रहे थे। किचन में धुआं भरने लगा। अब धुआं वेंट से इस कमरे में जाने लगा और वो मर जाएंगे दम घुटने से, जबकि लाउंज के मेहमान सलामत रहेंगे। चंद मेहमानों के मरने से शक नहीं होगा किसी को और इल्ज़ाम फारिस पे आएगा जो वहाँ मौजूद था। उसकी फुटेज थी वहाँ टहलने की। खुदा का कहर नाजिल हो तुम पे हाशिम। वो हक्का बक्का सा चंद कदम पीछे हटा, फिर उल्टे कदमों सब्ज़ार की तरफ दौड़ा। उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए था, जल्द अज जल्द उसे वहाँ से निकलना था। वो चंद कदम ही चल पाया, फिर मुड़कर देखा। शनासा मुजरिमों के कमरे में स्याह धुआं भरता दिखाई दे रहा था। पहले लोग हैरान हुए, फिर इधर उधर दौड़े। गैलरी में खुलते दरवाजे को डॉक्टर अहमद ने पीटा, मगर वो लॉक था। लाउंज में म्यूजिक तेज था, अब मज़ीद तेज हो गया था। चंद अफराद शीशे की खिड़कियों को पीट रहे थे, मगर वो अनब्रेकेबल ग्लास की बनी थी। फारिस की जेब में उनका फ़ोन थरथरा रहा था। वो जानता था ये जुमर होगी, वो उसे वापस बुला रही होगी, मगर उसे सब भूल गया। वो तेज़ी से इस धुआं भरते कमरे की तरफ लपका। उसे उनको वहाँ से निकालना था। और तब उसने देखा घास पे उसके सामने एक साया सा आ खड़ा हुआ, सफ़ेद साया, ऐनक लगाए। उसका भाई वारिस। वो संजीदगी से उसे देख रहा था। तुम घर जाओ फारिस, वहाँ क्या जा रही हो? वो गुनहगार लोग हैं, उनको मरने दो। क्या तुम भूल गए किस तरह उन्होंने मुझे पंखे से लटकाया था? वो मलामती अंदाज में बोला था। फारिस के कदम लड़खड़ाए, सांस तेज तेज चलने लगी। उसने आगे बढ़ना चाहा तो एक और साया सामने नमूदार हुआ। आपने कहा था अब मेरे लिए लड़ेंगे। वो सफ़ेद सी जरताशा थी, उसकी आंखों में गिला था। इन लोगों को उनका बदला मिलने दे। उन्होंने अदालत में मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, मेरे किरदार को अखबारों की जीनत बनाया, मुझे गोलियां मारी। उनको मरने दें, मेरा सोचें। उसने सर झटका, मगर साए गायब नहीं हुए। उन दोनों के दरमियान साथी चलता हुआ आता दिखाई दिया, सफ़ेद साया, होलिया सा। ये मेरे गुनहगार हैं, अब इनकी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? जाएं, अपनी जान बचाएं, भागें। उसने चेहरा मोड़ा। एक आमर का साया भी साथ आ खड़ा हुआ। उन्होंने मेरा खान तबाह कर दिया। गाजी, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। तुम उनको नहीं बचा सकते। जाओ, नई ज़िंदगी शुरू करो नए घर में। उसके कदम जंजीर हो गए, भारी भारी बेड़ियों से कस दिए गए थे। वो किसी तरफ नहीं मुड़ पा रहा था। वो पत्थर का हो गया था। चले जाओ फारिस, उसको मरने दो गाजी। वो सारे साए एक साथ बोलने लगे थे, चीखने लगे थे और वो उल्टे कदमों पीछे हटा। तेज़ होते तनफ्फुस से इन सबको दिखा। हाँ, ये सब गुनहगार हैं, कातिल हैं। उसकी आवाज़ कँपाई, आंखें सुर्ख पड़ के भीगी हो रही थी। हाँ, ये सब मेरे दुश्मन हैं, बुरे लोग हैं। वो ठहरा, फिर गर्दन तन कर इन सायों को देखा। मगर मैं इन जैसा नहीं हूँ। और वो इस कमरे की तरफ सरपट दौड़ा था। साए फिजा में तहील हो गए, ऐसे जैसे खुदा का नाम लेने पे आंसे भाग जाते हैं। अब उसे कुछ याद ना था सिवाय इसके कि वो इंसान थे और वो तकलीफ़ में थे। सारे इंतकाम, सारे ज़ख्म, सारे जुराइम, वो सब भूल गया था। वो इंसान थे और वो तकलीफ़ में थे। हाशिम तेज़ चलता राहदारी अबूर करता कॉटेज के आखिरी कमरे में आ पहुंचा था। दोनों गार्ड्स उसके हमरा थे और रईस उसके इंतज़ार में बैठा था। कितने मिनट है हमारे पास? उसने आते साथ ही अपनी टाई खींची। ज़्यादा नहीं है। जिस वक्त दूसरे मेहमान और फायर ब्रिगेड का अमला जल जाने वाले अफराद को निकालने आएगा, आपको उनके दरमियान हम पहुंचा देंगे।
ये इधर वो अब हाशिम की शर्ट का गिरेबान फाड़ रहा था। दूसरे लड़के ने कमाल महारत से उसके माथे के ऊपर चाकू से चीर लगाना शुरू किया, जिससे भल भल खून बहने लगा। उसको स्टरलाइज किया था। उसने दर्द की शिद्दत से आंखें बंद करके पूछा, यस सर। वो फर्माबरदारी से कहता उसे तैयार कर रहा था। हादसे वाले कमरे के वाहिद सर्वाइवर को अच्छा खासा जख्मी लगना चाहिए था। वो शनासा मुजरिम मर जाएंगे तो कौन बताएगा कि हाशिम इस वक्त कमरे में नहीं था। और चूंकि लाउंज के मेहमानों को बच जाना था, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता था कि हाशिम वाहिद बचने वाला इंसान था। कोई उस पर शक न करता और वो हीरो बनने जा रहा था। कमरे में धुआं भर रहा था। दरमियानी दरवाजे को आग ने पकड़ लिया था और वो जल रहा था। लोग हंस रहे थे, औंधे मुंह गिर रहे थे। धक्कम पेल मची थी। कोई खिड़कियों को खटखटा रहा था, कोई लॉक्ड दरवाज़ा पीट रहा था, मगर वो दोनों तोड़े नहीं जा सकते थे। फारिस तेज़ी से दौड़ता हुआ खिड़की तक आया। हलीमा खांसती हुई उसके साथ खड़ी शीशे को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रही थी। फारिस ने एक गमला उठाया और ज़ोर से खिड़की पे दे मारा। चंद खराशें आईं, मगर बेसूद। गमला हाथ से छूट गया। उसका अपना हाथ जख्मी हो गया। वो परवाह किए बिना आगे को दौड़ा। कॉटेज की दीवार के साथ भागता हुआ मुड़कर मरकजी दरवाजे तक आया। लाउंज के शीशे की खिड़कियों से अंदर मगन खुशबाश टहलते लोग दिखाई दे रहे थे। म्यूजिक बहुत तेज था, कान बड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। उसने शीशे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। दरवाज़ा खोलो, अंदर आग लग गई है, खोलो। मगर दरवाजे के अंदर खड़े गार्ड्स ने मुस्कुरा के उसे देखा और रिमोट हवा में बुलंद करके बटन दबाया। तमाम शीशों के ऊपर लगे ब्लाइंडर्स खुलकर नीचे गिरने लगे। वो आगे दौड़ा, चंद मेहमानों के करीब मौजूद खिड़कियों को ज़ोर ज़ोर से पीटा, मगर वो मुतवज्जे न हुए। बातें करते रहे, यहाँ तक कि ब्लॉक आउट ब्लाइंडर्स बिल्कुल नीचे गिर गए और वो अब अंदर नहीं देख सकता था। अल्लाह का कहर हो तुम पे हाशिम, वो गुस्से से चिल्लाता। वापस इस जलते हुए किचन की तरफ भागा। उसको पसीना आ रहा था और सांस बेतरतीब थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज वो लिफ्ट की तरफ लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता था। आज उसे खुद कुछ करना था। किचन के सामने रुककर उसने चंद गहरे सांस लिए और सोचने की कोशिश की। जलते कमरे में लोग अभी तक चीख चिल्ला रहे थे, मगर मदद नहीं आ रही थी। दोनों दरवाजे बंद थे और खिड़कियाँ तोड़ी नहीं जा सकती थीं, मगर वो खोली तो जा सकती थी। वो तेज़ी से आगे आया, खिड़की के फ्रेम को हाथ से टटोला। वो अंदर से लॉक थी और अफरा तफरी के आलम में आगे पीछे भागते लोग काले धुएं की ज्यादती के बायस उन्हें खोल नहीं पा रहे थे। किसी को मालूम न था कि वो खिड़की की कहाँ से खुलती है। उसे मालूम था, वो इस कॉटेज में नौजवानी के दिनों में आता रहा था। औरंगजेब लाए थे उसे एक दफ़ा। ये आम स्लाइडिंग विंड थी, मगर ये अंदर खुलती थी और इस जलते कमरे को जाते दोनों दरवाजे बंद थे। तीसरा दरवाज़ा जल रहा था। तीसरा दरवाज़ा वो चौंका, फिर किचन की खिड़की की तरफ आया। ये बंद थी, मगर लॉक नहीं थी। हर प्लान में झोल होता है, उसका ख्याल था। कोई जलते किचन के रास्ते भागने की कोशिश नहीं करेगा, मगर ये अंदाज़ा न था कि कोई बाहर से यहाँ आ सकता था। उसने दोनों हाथों से जोर लगाकर उसके शीशे को दाएं तरफ धकेला। वो सिरकने लगा। उसने बहुत सा धुआं बाहर निकलने लगा। महफूज कमरे में बैठे रईस ने टेप स्क्रीन देखकर हाशिम को मुखातिब किया। वो किचन की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। हमने उसे बंद क्यों नहीं किया? उसने दोनों गार्ड्स को बोला। जाने दो, उसे भी उनके साथ चलने दो। वो आईने में खुद को देखते हुए बेनियाजी से बोला था। खिड़की आधी खुल गई थी। वो मुंडेर पे चढ़कर अंदर फलांग गया। फौरन से खांसी आई, धुआं और गोले। कालब वो झुककर ज़रा सा खांसा, फिर गहरे गहरे सांस लिए इधर उधर देखा। दरवाज़ा जल रहा था, शोले दरमियान में हाल थे। काउंटर से दरवाजे तक सब जल रहा था। वो क्या करे? वक्त नहीं था। ओ खुदाया, वो क्या करे? चूल्हे के करीब सिलेंडर पड़े थे। उसने जल्दी से एक सिलेंडर उठाया। वो अंदर से गलबन खाली था, तभी हल्का था। वो लोग धमाके को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। किचन की गैस भी कटी हुई थी। उसे जोर की खांसी आई, मगर बदिक्कत सिलेंडर को उठाकर उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पे दे मारा। सिलेंडर मारते मारते वो खुद भी नीचे गिर गया। शायद माथे पे चोट भी आई, मगर जब मुश्किल हथेलियों के बल उठा तो देखा सिलेंडर दरवाजे से टकरा कर बढ़ता हुआ वापस आ रहा था। दरवाजे को कुछ नहीं हुआ था। उफ! उसने सिलेंडर के करीब आते ही उसको वापस धकेला। अब की बार दरवाजे के करीब से ही वापस पलट गया, मगर तब तक फारिस उठ चुका था। हाथ झाड़ते वो खड़ा हुआ और जैसे ही सिलेंडर करीब आया, उसने पूरी कुव्वत से किसी बॉलिंग बॉल की तरह उसको दरवाजे की जानिब रेड़ दिया।
وہ تیزی سے آگے گیا اور دروازے سے ٹکرایا اور پھر جلتا ہوا دروازہ درمیان سے ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ ٹکڑے چنگاریاں اسے بھی آ کر لگی تھیں، تکلیف ہوئی تھی، مگر اب چوکھٹ خالی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کے پار جلتا ہوا کمرہ جس میں دھواں بھرا تھا اور لوگ چیخ چلا رہے تھے۔